खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक में चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया। कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के लिए कई मायनों में खास है। इसलिए सरकार बनाने के लिए दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और दोनों ही पार्टियां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2 दिन के बाद यानी कि 10 मई को मतदान होगा और उसके बाद ही पार्टियों का दम पता चलेगा। बजरंग बली की रैलियों का शोर और रोड शो का सिलसिला थम गया। सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने अपना अपना जोर लगा लिया। अब कर्नाटक की जनता की बारी, जो 2 दिन बाद राज्य की 224 सीटों के लिए वोटिंग करके नई सरकार की रूपरेखा तय करेगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। आश्वस्त भी हूं और मैं उत्साह देख करके मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे अचंभित करने वाले होंगे। फुल मेजॉरिटी अपने भारतीय जनता पार्टी के दम पर हम लाने वाले हैं। My assessment says that we have a absolute majority. नंबर? My number is 141. दावे अपनी जगह है, सियासी सच्चाई अपनी जगह है। एक सच्चाई ये है कि 1985 के बाद से कर्नाटक में जनता ने किसी सत्ताधारी पार्टी को नहीं जिताया। वहीं हकीकत ये भी है कि 2018 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत से सिर्फ कुछ सीटें ही पीछे रह गई थी और बाद में कांग्रेस के बागी विधायकों के दम पर सरकार बनाई थी। यानी कर्नाटक में किंतु परंतु बहुत। दोनों पार्टियों की नजर वोटों की गोलबंदी पर है और जानकार मान रहे हैं कि इसमें धार्मिक चुनावी मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की, आंजनेय स्वामी की। हम तो बोलेंगे जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। कांग्रेस के लिए कर्नाटक इसलिए खास है क्योंकि वहां इसे सत्ता में आने की आस है। गृह राज्य में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो वहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण भारत में पार्टी की ताकत सिर्फ इसी राज्य में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी पार्टी के लिए कर्नाटक की जीत जरूरी है। हैरत की बात नहीं है कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में 7 दिन गुजारे, गृहमंत्री अमित शाह ने 8, तो मुख्यमंत्री योगी ने 3 दिन दिए। इसी तरह कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगाया। दोनों तरफ से न तो चुनावी प्रचार में कोई कमी रही और न चुनावी घमासान में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सोनिया गांधी के एक बयान का हवाला देकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। असल में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। इस देश के संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता और ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है, संविधान का स्पिरिट। जो मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं वो संविधान के स्पिरिट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो एक कविता का अंश था ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बताओ कि ये लूट क्यों हुई। जो लूटता है डकैतों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारे नेतृत्व से शिकायत है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में जहां महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बड़े नजर आ रहे थे, प्रचार खत्म होते होते बजरंगबली और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए। और तो और फिल्म द केरला स्टोरी ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं
केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं, मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते वो भी झूठी। कुल मिलाकर दांव सभी ने चले और सभी के अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन कर्नाटक का मिजाज क्या है ये 13 मई को आने वाले नतीजों से जाहिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।